ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम किस तरीके से करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हमें क्यों करना चाहिए और ये इसका क्या फायदे होते हैं, क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हमें मैंडेटरी यूज करना चाहिए, पर क्यों यूज करना चाहिए, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, क्या प्रोसेस है, ये क्या चीज है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग एनेबल द सी प्रोग्रामर्स टू एलोकेट मेमोरी एट द रन टाइम। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। अब देखो, मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है। एक तो हम जो पहले ही बनाते हैं, जैसे हमें मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर इंट ए नाम से कुछ वेरिएबल बना लिया, ये तो हो गया हमारा एक ये भी मेमोरी एलोकेशन है। एक है हम जो रन टाइम पे बनाते हैं। एक हो गया ये हमारा जब हम कोड करते हैं तब बनाते हैं। एक होता है हमारा जैसे प्रोग्राम ना रन करती है तब बनती है हमारी मेमोरी। तो जो हमारी रन होता है हमारा प्रोग्राम, वो जब बनती है मेमोरी, उसको क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं उसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। इट मींस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे जितनी हमें नीड है उतनी ही हमारी मेमोरी बनती है। इन सी लैंग्वेज इज पॉसिबल ऑफ 4 फंक्शन ऑफ stdlib.h हेडर फाइल। जो हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं उनके 4 फंक्शंस होते हैं, जो हमारे किसके अंदर होते हैं, जो हमारे stdlib.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके जाती है, ये अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमें किस लिए जरूरी है और क्यों करनी चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अ वे इन विच द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द रन टाइम। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एरे बना लिया ए, और यहाँ पे हमने उसको दे दिया 5 दे दिया हमने, और हमने इसके अंदर डाल दिया एंड डाल दिया इसके अंदर हमने। अब ये तो हो गया 3, और एक हमारा हो गया नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर हमने इसके अंदर डाल दिया। नल कैरेक्टर हमारा इस तरीके का होता है, हमने नल कैरेक्टर डाल दिया। 3 का ये हो गया, एक हो गया 4, तो 4 बाइट तो यहाँ पे चले गए। अब बचा हमारा 1 बाइट। तो ये तो टोटली हमारा मेमोरी का वेस्टेज है ना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको, जो हमारा 1 बाइट बचा वो तो हमारा वेस्ट जाएगा ना मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए हम रन टाइम मेमोरी का यूज करते हैं, डायनेमिक मेमोरी का यूज करते हैं। जितनी हमें नीड होती है हम उतनी मेमोरी को एलोकेट कराते हैं। और जैसे हमारा कुछ काम हो जाता है, जैसे हमारा पहले जो हमने स्टोर कराना था वो हमारा काम हो गया, तो हम दोबारा भी उसी मेमोरी को यूज कर सकते हैं। रीएलोकेशन बोला जाता है उसके लिए। अब देखते हैं हम व्हाई इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों करना चाहिए। हमारा इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैटिकली वेरिएबल और एरे हैज फिक्स्ड साइज इन मेमोरी। अब जब भी हम स्टैटिक कोई वेरिएबल बनाते हैं या फिर कोई एरे बनाते हैं, उनका फिक्स साइज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया 5 साइज का, उसका फिक्स साइज है। अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ जाएगा हमें जिसमें 10 अल्फाबेट्स हो, हमें ऐसा नाम स्टोर करना हो तो क्या होगा, यहाँ तो 5 ही है ना। इसीलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं। स्टैटिक मेमोरी में ये लॉसेस होते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव लर्नड टू क्रिएट बिग एनफ एरे टू फिट आवर इनपुट, बट दिस डजंट सीम्स लाइक अ ऑप्टिमल वे टू एलोकेट मेमोरी। अब जैसे हमें कोई 5 साइज का नेम या कुछ भी एंटर करना है, या नेम या फादर्स नेम कुछ भी एंटर करना है, हम उसके लिए पहले ही बना लेते हैं कि हमारा 50 साइज लेगा। 50 साइज से ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता। हम कुछ ऐसे लेट सपोज करके बना लेते हैं वेरिएबल, तो ये तो हमारा टोटली बेस्ट हो गया ना। जैसे हमने 25 या 50 साइज का एरे बना लिया और हमारा नेम आ गया 10 में, हमारे 40 बाइट्स तो एकदम टोटली वेस्ट हो गए ना। तो इसलिए हमारा जो मेमोरी होता है उसको बचाने के लिए जितना हमारा ऑप्टिमल प्रोग्राम होगा, जितनी हमारी ऑप्टिकल मेमोरी हम इनिशियलाइज करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम उतना ही बेटर माना जाता है। तो हम इसलिए क्या यूज करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब आने वाले वीडियोस में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी इज यूजफुल रिसोर्स। मेमोरी हमारे लिए एक बहुत अच्छा यूजफुल रिसोर्स है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे 2 ब्राउजर्स हैं, एक क्रोम ब्राउजर है, एक हमारा एज ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है। अब जैसे अगर क्रोम ब्राउजर है, जो अगर उसका मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगा, उसने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रखा होगा, यहाँ पे 2 बाइट लेने चाहिए, वहाँ 4 बाइट वेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेमोरी जाएगी। उनको ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, जिससे कि उनके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, किससे कि वो ना अपनी जगह बना ले। तो सबको मेमोरी एलोकेशन इतना अच्छे से करना होता है कि कम से कम मेमोरी एलोकेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो इसलिए हमारा मेमोरी एक होता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल रिसोर्स होता है। तो इसीलिए हमें ना एकदम ध्यान से अच्छे से डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन कराना पड़ता है, जिससे हमें जितना जरूरत है उतना ही। और जैसे हमारा उसकी जो नीड थी, हमें जो वेरिएबल बनाया था हमने, उसका नीड खत्म, तो हम उसको या तो फ्री करा देते हैं या फिर किसी और वर्क के लिए एलोकेट
एलोकेट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी नीड अ वे टू रिक्वेस्ट रन टाइम मेमोरी, जो हमें रन टाइम मेमोरी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हमें कॉल करनी पड़ती है कि रन टाइम मेमोरी इसको इतना बना देना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा डिफरेंट बिटवीन SMA एंड DMA। SMA स्टैंड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जो हम अब तक मेमोरी बनाते हैं, जो अब तक हम वेरिएबल बनाते हैं, जो अब तक हम एरेज बनाते हुए आए हैं, उनको बोला जाता है SMA। इट मींस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जो हम पहले से बना रहे थे, उसके बाद प्रोग्राम को रन कर रहे थे, देन उसको यूज कर रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। DMA स्टैंड फॉर होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट मींस ये रन टाइम पर मेमोरी बनती है, जितनी हमें यूसेज होता है उस हिसाब से हम बनाते हैं। अब इसको हम कुछ प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं स्टैटिक मेमोरी के और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का हमारा पहला पॉइंट है एलोकेशन इज डन बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो भी हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, वो हमारा जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम, उससे पहले ही पूरी मेमोरी को बता दिया जाता है कि आपको इतना बन रहा है, या आप ये इतनी बाइट की मेमोरी बननी है, या इतना इंटीजर इतना साइज लेगा, या ये अरे इतना साइज लेगा। और वहीं अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को देखें तो एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम रन होता है, उस टाइम हम मेमोरी को बताते हैं कि आपको कितना बनना है या कितना साइज देना है। और हमारा सेकंड पॉइंट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का देयर इज नॉट मेमोरी रीयूजेबिलिटी एंड द मेमोरी एलोकेट कैन नॉट बी फीड। अब यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट बोला है हमारे देयर इज नॉट मेमोरी रीयूजेबिलिटी। जो हम स्टैटिक मेमोरी बनाते हैं, हम उसको दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं। अब यही हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर है देयर इज मेमोरी रीयूजेबिलिटी एंड द एलोकेशन मेमोरी कैन बी फीड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। हम इस मेमोरी को फ्री भी करा सकते हैं, फीड भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। इट मींस अगर हमने कोई मेमोरी किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी वर्क के लिए लगा रखे, तो उसको उसका जैसे उसका काम खत्म होता है तो हम उस मेमोरी को किसी और काम के लिए दे सकते हैं। इट मींस दिस। हमारा थर्ड पॉइंट है लेस इफिशिएंट। ये हमारी बहुत कम से कम इफिशिएंट होती है और हमारा ये होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है मोर इफिशिएंट। ये ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट होता है, इसीलिए हमें इसको यूज करना चाहिए। हम इसको यूज इसीलिए करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा मेमोरी एलोकेशन इन सी। सी के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो किस तरीके से होता है। मेमोरी एलोकेशन इन सी। सी के अंदर मेमोरी एलोकेशन मेमोरी असाइंड टू अ प्रोग्राम इन अ टिपिकल आर्किटेक्चर कैन टू ब्रोकन डाउन इनटू 4 सेगमेंट। जो हमारी मेमोरी होती है जो 4 सेगमेंट में डिवाइड होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला होता है हमारा कोड सेगमेंट, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, और थर्ड होता है हमारा स्टैक, एंड फोर्थ होता है हमारा हीप। अब समझते हैं इनको, स्टैक, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है और हीप क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा कोड। जो भी हम कोड आईडी के अंदर कोड लिखते हैं, इट इज कॉल्ड अ टेक्स्ट सेगमेंट। जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी मेन फंक्शन बनाते हैं, जो भी कमेंट्स लगाते हैं, जिस सब क्या होता है हमारा कोड सेगमेंट होता है। इसको क्या बोला जाता है, टेक्स्ट सेगमेंट। इसको कोड बोलते हैं। अब हमारा हो गया दूसरा। दूसरे में हम जो भी इट हैज 2 सेगमेंट। इसके पास 2 सेगमेंट होते हैं, डेटा सेगमेंट एंड BSS सेगमेंट। अब इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज सेगमेंट। जो हम इनिशियलाइज कर देते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा सेगमेंट होता है। अब BSS सेगमेंट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू अनइनिशियलाइज सेगमेंट। अब BSS स्टैंड फॉर ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। अब जो भी हमारे ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं, हम कॉमास लगाते हैं, ये हमारा होता है BSS स्टैंड फॉर ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। हमारा थर्ड होता है स्टैक। इट फॉलोज LIFO रूल, इट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैं स्टैक को आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव दिस। अब जैसे हम स्टैक होता है हमारा, जैसे मेन फंक्शन लोड होता है तो मेन फंक्शन सबसे पहले जाता है, उसके बाद कोई और फंक्शन कॉल होगा तो उसकी मेमोरी अलग बनती है स्टैक के अंदर। इट मींस मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने एक यहाँ पे बॉल डाली इसके अंदर, ये आपके पास बॉल है तो आपने एक बॉल डाली, इस बॉल का नाम क्या है 1 बॉल। अब आप दूसरी जो बॉल डालोगे वो यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर 2 नंबर की। अब जो आप थर्ड डालोगे वो यहाँ पर आएगी। ऐसा तो नहीं कि पहले वाली ऊपर आ जाएगी, दूसरी वाली उसके नीचे आएगी। और जब आप निकालते हो तो उसको क्या निकलेगा, पहले जो निकलेगी जो लास्ट में आई थी, तो पहले क्या आएगी 3 वाली आएगी। पहले यहाँ पर पहले कौन सी निकलेगी 3 वाली, फिर कौन सी निकलेगी, फिर 2 निकलेगी, फिर 1 निकलेगी। इट मींस LIFO का क्या मतलब होता है, लास्ट इन। जो लास्ट में घुसी थी वो क्या होगी, फर्स्ट आउट, वो पहले निकलेगी। अब जैसे हमारा ये एक हो गया कंटेनर, स्टैक मान लेते हैं इसको। जैसे हम सी प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा क्या मेन फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे, तो मेन फंक्शन लोड होता है और इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इंट ए वगैरह वो सब इसके अंदर यहाँ पे बन जाते हैं। अब लेट्स सपोज मेन फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल करा दिया fun1 के नाम से, तो fun1 इसके अंदर कॉल नहीं होगा, उसकी एक अलग स्टैक मेमोरी बनेगी अलग। तो यहाँ पे जैसे fun1 हो गया हमारा, ये F1 मैंने यहाँ बना दिया, ये यहाँ पर कॉल होगा अलग से। अब हमने fun1 का काम खत्म हुआ तो यहाँ पे ये यहाँ से हो जाएगा खत्म, तो मेन बचा। मेन के बाद हमने इसका काम खत्म हो गया, हमने fun2 को कॉल करा दिया, तो fun2 फिर यहाँ पे बनेगा, इसकी मेमोरी यहाँ से अलग हो जाएगी। इस तरीके से हमारा एक स्टैक काम करता है। और fun1 के अंदर हमने fun2 कॉल करा दिया तो fun1 तो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे fun2 और कॉल हो जाएगा इसके ऊपर। और जैसे fun2 का काम खत्म होगा तो पहले ये वाला खत्म होगा, ये वाला ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा, फिर नीचे जाएंगे। इट मींस जो लास्ट में कॉल हुआ था वो पहले खत्म हुआ है, और फिर यहाँ पे हमारा fun1 निकलेगा यहाँ से बाहर, फिर हमारा मेन फंक्शन निकलेगा हमारा यहाँ से बाहर। फिर जो हम get ch लगाते थे, रिटर्न 0 कराते थे, वो यहाँ से रिटर्न होगा get ch होगा, सीधा बाहर खत्म।
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मेमोरी का काम करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से करते हैं और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं और हमें क्यों डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहिए, ये सब आपको आज के इस वीडियो में आई होप समझ में आया होगा अच्छे से एकदम। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से करते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के, जो फंक्शन होते हैं मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक एंड फ्री जो फंक्शन होते हैं सारे, हम इससे आने वाले वीडियोस में सब अच्छे से देखने वाले हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज में। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।